सुप्रभात बच्चों, हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आपके आनंदी किताब से एक नई कहानी पढ़ाऊंगी। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। तो बच्चों, आप लोग अपने आनंदी किताब को निकालें और चैप्टर 2 में ही है, पेज नंबर 11 में पंच परमेश्वर। इस कहानी को आप पढ़ें और कहानी का जो अंत में मैं मूल्यांकन करूँगी, कहानी को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अंत में इस कहानी का जो मॉरल निकलेगा वो मैं पूछूंगी आप लोगों से। और बहुत सुंदर कहानी है और ये कहानी बहुत अच्छी एक शिक्षा दे रही है आप लोगों को। तो आप लोगों को कहानी को ध्यान से पढ़ना है और इस कहानी के महत्व को, इस कहानी के जो शिक्षा आपको दे रही है इस कहानी के माध्यम से। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक का नाम दिया हुआ नहीं है, पर जो भी है इस कहानी के लेखक वो मुंशी प्रेमचंद। अरे बाप रे, इसे तो साहित्य सम्राट कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जो है अपने आप में बेमिसाल है। हिंदी साहित्य को जिसने भी पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद को तो कोई भूल ही नहीं सकता। और यही वजह है कि ये कहानी बहुत ही शिक्षा मूलक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। आप लोगों में भी मित्रता होती है ना? आप लोग अपने क्लास में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, वैसे ही जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी। ये किसी गांव की कहानी है, तो यहाँ खेती बाड़ी की बात आ जा रही है। सांझे में खेती मतलब भाग बंटवारा करके खेती करते थे, कभी वो कभी ये। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। दोस्ती तभी होती है जब विश्वास होता है। तो जुम्मन जब हज गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। मुस्लिम लोग, जैसे हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वैसे मुस्लिम लोग जाते हैं हज को। तो जुम्मन चूँकि मुस्लिम थे, इसलिए वो मुसलमान होने के नाते वो हज करने गए। तो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड एक्सक्यूज़ मी अलगू चौधरी को अपना घर सौंप कर चले गए थे। एक्सक्यूज़ मी। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। ऐसी दोस्ती थी इन दोनों के बीच। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब मौसी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, मतलब जमीन जायदाद वगैरह, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। मौसी की कोई नहीं थी, सिर्फ ये जुम्मन शेख पर थोड़ी सी मिल्कियत थी, मतलब ज़मीन जायदाद। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन क्या किया? अपनी उस मौसी को लंबे चौड़े वादे करके कि मैं आपको सारी ज़िंदगी देखूंगा, मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, ऐसे ऐसे झूठे वादे करके वो उसकी खाला की मतलब मौसी की मिल्कियत को अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। मतलब जब तक कागज़ में साइन वगैरह अपने नाम पे शेख जुम्मन नहीं हुआ था, तब तक वो मौसी की मतलब अपने खाला की काफ़ी क्या बोलेंगे, आदर सत्कार सेवा सब कर रहा था। पर रजिस्ट्री की मुहर पड़ जाने के बाद, पेज को बदलो, पेज नंबर 12 में चलो, 12 में, ने खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जैसे ही उसके नाम पे उसकी मिल्कियत हो गई तो उसने खातिरदारी में भी मुहर लगा दी, मतलब फुल स्टॉप। सेवा करना बंद, आदर सत्कार बंद। सोचो, ये गलत बात है ना? बहुत गलत बात है। इसका मतलब जुम्मन शेख ने अपनी खाला के साथ बहुत गलत किया।
और अब बेचारी खाला को प्राय नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती। खाला को, बेचारी खाला को खातिर तो बंद, सेवा बंद, मिल्कियत अपने नाम, और उल्टा नित्य कड़वी बातें सुनाने लगा। अपमान सहन करना पड़ता था। किसको? मौसी को, खाला को। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब सहा नहीं गया, किसको? मौसी को, खाला को, तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि ना तुम मेरी सेवा कर रहे हो, ना मुझे कोई खातिरदारी कर रहे हो, उल्टा तुम कड़वी बातें सुना रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो मैं अलग रहना चाहती हूँ, और अलग रहने के लिए तुम्हें मुझे मेरे गुजारे के लिए देना होगा, क्योंकि मिल्कियत तो जुम्मन शेख अपने नाम पे लिखवा लिया था ना, तो गुजारे के लिए तो खर्च चाहिए। तो मौसी ने, खाला ने अपनी गुजारे की मांग जुम्मन शेख से की। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? सोचो, सारी मिल्कियत ले लेने के बाद ये कह रहा है रुपये क्या यहाँ फलते हैं। गलत है ना ये? खाला ने नर्मता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? एकदम सच बात कि मुझे भी रूखा सूखा चाहिए, तो कुछ दो भाई, क्योंकि तुम तो मेरा सब कुछ ले चुके हो, तो मेरे गुजारे के लिए तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा। और यही सच भी है, पर गलत कौन है? जुम्मन से। खाला बिगड़ गई ना। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। सोचो कितनी बड़ी बात। इसका मतलब मिल्कियत मेरे नाम लिखवा दिया गया है, अब तुम मरो। पर वो तो मरी नहीं, तो क्या देखो रूखा सूखा कुछ गुजारे के लिए जब वो कुछ मांगती है तो उसका ये कौन हो रहा था? जुम्मन से जुम्मन से एक बूढ़ी हाँ, उसके पास कुछ मिल गया था। यस, वो मौसी और वो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? भतीजा या भांजा, जो भी हो, उसने कैसा गलत जवाब दिया कि ये कोई थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। इसका मतलब इतने दिन तक जिंदा क्यों हो? खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी कि मैं तुम्हें पंचायत तक ले जाऊंगी। उस समय ये कोर्ट वोट वगैरह होता नहीं था, वो गांव का कहानी है, बहुत बरसों पहले की कहानी है। तो ऐसे में उस समय लोग पंचायत में जाया करते थे और वहाँ हर तरह का फैसला लिया जाता था। वहाँ 5 लोग होते थे और इस कहानी का नाम भी है पंच परमेश्वर। और उन 5 लोगों को परमेश्वर माना जाता था, ईश्वर माना जाता था, क्योंकि उनका फैसला ही ईश्वर का फैसला माना जाता था। तो इसने, मौसी ने, खाला ने धमकी दे दी कि मैं ये मामला को पंचायत में पेश करूँगी। जुम्मन हंसकर बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। इसका मतलब जुम्मन चाह रहा था जाए पंचायत में, कुछ होने वाला तो है नहीं, पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? इसका मतलब उसे ये दृढ़ विश्वास था कि पंच परमेश्वर में जो भी होंगे वो उससे दुश्मनी लेने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और फैसला जुम्मन के हक में ही होना है। इसलिए वो अपनी मौसी से कह रहा है कि ठीक है, पंचायत में हो जाए, पंचायत में जाओ, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन का खटपट पसंद नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था फैसला उसके हक में होगा। तो पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उससे अपनी शत्रुता बनाने का साहस कर सके? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था और पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की
पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। वो जुम्मन उसका भांजा था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। अब ना पेट भर की रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। मतलब पंच को तो परमेश्वर समझा जाता था ना। तो बूढ़ी खाला कह रही है कि आप पंचों का जो भी हुक्म होगा वो मैं सर माथे पर चढ़ाऊंगी, इसका मतलब मानूंगी। तो पंचायत बैठी, लेकिन सरपंच किसे बनाया जाए। सरपंच मतलब 5 पंचों के ऊपर जो होता है सरपंच, जिसका फैसला ही असली फैसला होता है। इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला में कुछ कहासुनी हो गई कि किसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए। खाला बोली, खुदा से डरो, मतलब ऊपर वाले से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। क्योंकि अलगू चौधरी तो जुम्मन शेख का एकदम दोस्ती, बहुत विश्वास। तो ये मौसी बोली कि तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। और पंच तो किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। ये सोचना खाला की सोच थी। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे कि ये तो मेरा दोस्त है, और पर अपने फीलिंग्स को, मतलब भाव को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, चलो मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू चौधरी। तो चलो, जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े के चोट की तरह पड़ने लगा। इसका मतलब उसने दोस्ती नहीं देखी, उसने न्याय का साथ दिया। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अलगू को क्या हो गया। सोचो, इसी को कहा जाता है पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। पंच तो पंच का फैसला जो है खुदा का फैसला। सोचो, इतनी दोस्ती के बावजूद भी जब उसे सरपंच बनाया गया अलगू चौधरी को, तो उसने ऐसे सवाल पूछे कि उसके सीने में हथौड़े जैसा चोट करना शुरू हो गया। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। अलगू ने फैसला सुनाया। देखते हैं, चलो सुनते हैं क्या अलगू ने फैसला सुनाया। दोस्त तो था वो जुम्मन शेख का, पर किसके हक में वो फैसला सुनाता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी के लेखक तो है मुंशी प्रेमचंद, जिसे साहित्य सम्राट कहा जाता है। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए, खाला को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही मेरा फैसला है, यही मेरा फैसला है। खाला को माहवार मतलब महीने में खर्च दिया जाए। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो, अगर जुम्मन को खर्च देना मतलब उसकी मौसी को, खाला को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए।
कितना सुंदर फैसला, सोचो। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी, दोनों की दोस्ती की जड़ को ही हिला दी। वे मिलते जुलते तो थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। तलवार और ढाल दो अलग अलग, दोनों का अलग अलग काम, तलवार का काम अलग, ढाल का अलग। ठीक उसी तरह इन दोनों में इतनी गाढ़ी मित्रता थी, लेकिन फिर भी इस फैसले को सुनने के बाद जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में एक दरार सी आ गई और दोनों की दोस्ती की जो जड़ वो हिल गई। वे मिलते जुलते थे, लेकिन बस तलवार और ढाल की तरह। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। जुम्मन के चित्त में मतलब मन में मित्र की कुटिलता, वो अलगू चौधरी के इस फैसले को उसकी कुटिलता समझ रहा था। चूँकि ये कुटिलता तो था नहीं, ये तो पंच परमेश्वर ईश्वर का रूप, ये उसका फैसला था कि उस सरपंच के पद पे जो भी बैठता वो फैसला ऐसे ही किया करते थे। और ये इसकी नादानी थी, जुम्मन शेख की नादानी थी कि उसके मन में ये लग रहा था कि मित्र ने कुटिलता की है उसके साथ। आठों पहर खटक रहा था कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। इस फैसले ने ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटे सर से 2 बैलों का एक अच्छा सा जोड़ा लाए थे। अलगू चौधरी ने बटे शेर का मतलब समझते हो? उस समय जो भी खरीदा जाता था, शेर, सवा शेर, मतलब इस तरह से बोला जाए। अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना 1 किलो, 1.5 किलो, उस समय ऐसा बोला जाता था, शेर, सवा शेर, 1.5 शेर, इस तरह से लोग आपस में एक करते थे, तो खरीदारी करते थे। तो इसमें जुम्मन से अलगू चौधरी ने बटे सर से 2 बैलों का एक अच्छा सा जोड़ा लाए थे खरीद कर, मतलब 2 बैल। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। वो खरीद कर लाए थे पहले ही, लेकिन इस फैसले के 1 महीने बाद वो दोनों बैलों में से एक बैल मर गई। अब अकेला बैल किस काम का? खेत जोतने के लिए 2 बैलों का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो एक बैल अगर मर जाए तो फिर खेत जोतने मतलब दूसरा बैल तो बेकार हो गया ना, खेत जोतेंगे कैसे एक से? तो देव एक से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान या सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में अब एक समझू साहू थे। वह इक्का हाँकते थे। समझू साहू क्या करते थे? इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। मतलब वो अपना इक्का गाड़ी में गांव का सामान शहर में, शहर से सामान भरकर गांव में ये काम करते थे, बेचना उचना ये सब करते थे। गुड़ घी तेल नमक इस तरह की चीज़ें। इस बैल पर उनका मन लहराया। समझू साहू को इस बैल को देखने के बाद उसके मन में आया कि अगर ये मुझे पसंद है मैं खरीदूंगा। उसने सोचा कि यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो, तो वो शायद इक्का चलाकर 1 खेप 2 खेप इस तरह से कर रहे थे। बोले उनके दिमाग में आया अगर इस बैल को मैं खरीद लेता हूँ तो 3 खेप आना जाना कर पाऊँगा।
और भी ज़्यादा सामान ला पाएंगे, और भी ज़्यादा सामान बेच पाएंगे, तो ऐसे में उनकी कमाई बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसके मन में आया कि इस बैल को मैं खरीद लूँ। कौन, किसके दिमाग में आया? समझू साहू। तो उसने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। समझू साहू ने अलगू चौधरी से मोल भाव करने के बाद बैल को अपने घर पे लाकर बांध कर रख लिया। 1 महीने में बैल का दाम चुकाने का वादा ठहरा। समझू साहू ने कहा 1 महीने के अंदर मैं इस बैल का दाम चुका दूंगा, और उसे लाकर और अलगू चौधरी को भी गरज थी कि घाटे की परवाह ना की। एक्सक्यूज मी। अलगू चौधरी को गरज थी कि किसी तरह बिक जाए, तो वो भी 1 महीने बाद वादे पे राजी हो गए और बैल को उसके हाथों सौंप दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेंदे मतलब उसके ऊपर सामान लाद कर आना जाना 3 बार, 3 खेप, 4 खेप, जितना वो कर पा रहे थे कर रहे थे। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। ना चारे की फिक्र, अब इतना करने की वजह से टाइम कहाँ था उसके पास कि बैल को खाने दिया जाए। वो तो अपने काम में और अपने मुनाफा के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। ना खाने के लिए चारे की फिक्र थी, ना पानी की। तो लगे रंगेंदे वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। बस खेपों से काम था, उनको अपना खेपों से काम था कि कितना खेप हम लेके इस बैल की वजह से कर पा रहे हैं। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। मंडी में ले जाकर कुछ भी रूखा सूखा ना, बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर जोत दिया। जोतना मतलब खेत में जोतना, या तो खेत में जोतना या फिर गांव से शहर, शहर से गांव। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। ये बैल जब अलगू चौधरी के पास था तो चैन की बंसी बजती थी। इसका मतलब शांति से, आराम से उनके पास थोड़ा बहुत काम होता था और खाने को भी मिलता था और आराम करने को भी मिलता था। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ वो सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर की खेप। महीने भर में वो पीस सा गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। चौथी खेप में समझू साहू ने दूना बोझ मतलब डबल बोझ उसके ऊपर डाल दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे। सोचो, चार खेप करने के बाद उसके पैर उठेंगे और खाने को नहीं, पानी भी नहीं। पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी कि जल्द से जल्द शहर पहुँचे, वहाँ का सामान लेकर फिर गांव आना है। उन्होंने कई कोड़े, जब उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर समझू साहू को तो समझ नहीं है, उनको तो अपने मुनाफा से मतलब। उसने कोड़े निर्दयता से बरसाना शुरू कर दिए, कोड़े मारना शुरू कर दिए। कोड़े कभी देखे हो? हम लोगों के घर पे तो कोड़े ओड़े मिलेंगे नहीं, लेकिन पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो कोड़े निर्दयता से बरसाए और बैल धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कोड़े को देखना है, देख लो, इसमें एक फ़ोटो है। इस इंसान के हाथ में एक कोड़ा है, देखो, एक है, देख पा रहे हो? एक हाथ में देखो काला सा पकड़े हुए है, उसे कहते हैं कोड़े। इसी से लोग, पहले के जमींदार लोग, अपने यहाँ काम करने वालों को इस कोड़े से, निर्दयता से मारते पीटते थे। और इस कहानी का आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कहानी को ख़त्म करूँगी और उस दिन क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ाऊँगी।
आप लोग इस कहानी को रीडिंग पढ़ के रखिएगा, क्योंकि रीडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप लोग आंसर लिखोगे तो गलतियाँ कम होगी, ठीक है। तो आप इस कहानी को जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ बार बार पढ़िए, और जब कहानी अंत होगा तो देखना एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी तुम लोगों को, और तुम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इस कहानी की शिक्षा की वजह से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप भी अपने दोस्तों से किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये आपको शिक्षा मिलेगी इस कहानी की वजह से। तो आज इस कहानी को यहीं मैं ख़त्म कर रही हूँ, और इस कहानी को ख़त्म करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रीडिंग पढ़कर रेडी रखिएगा। और सुबह कविता को आप लोगों को तो इसके पहले क्लास में मैं पढ़ाई हूँ। 12 लाइन याद करना है, अर्थ को याद करना है, और इसके कुछ प्रश्न उत्तर है जो बहुत मामूली सा है, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में। फिर भी मैं स्नैपशॉट के ज़रिए, मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए मैं भेज दूँगी। तो आज के लिए यहीं तक। बाय बाय, सी यू।